नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम स्टडी सेंटर। ओम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं। इनसे पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट पार्ट पढ़े, जिनमें हम पढ़े प्रकाश क्या होती है, प्रकाश स्रोत क्या होता है। यानी प्रकाश स्रोत दो टाइप की होती है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होती है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होती है। यानी अंग्रेजी में कहा जाए तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होती है, एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होती है। उनके बाद हम पढ़े किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तब प्रकाश के परावर्तन में हम कई सारे टॉपिक को समझे। आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन के हम ये भी बताएं कि दो नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम से ऐसा देखें कि आपतन कोण की जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। उनके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़े, प्रतिबिंब क्या होती है। तो प्रतिबिंब भी पढ़े, दो टाइप की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा आज दर्पण क्या होता है। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो देख लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम दर्पण के बारे में समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर के बारे में तो आप जान चुके होंगे कि मिरर क्या होता है, जिसमें हम मेरा या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वही मिरर है। तो ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये दर्पण दो प्रकार की होती है, एक होती है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। अब ये समतल दर्पण, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होती है और एक अवतल दर्पण होती है। तो अब हम समझेंगे ये गोलीय दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो अभी हम समझे कि ये दर्पण दो प्रकार की होती है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो अब हम पहले समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। ये मेरे प्रिय छात्र, अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। तो वह दर्पण जिसका चिकना सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसी दर्पण जिसका चिकना सतह क्या होता है, समतल होता है। जैसे कि हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एक दर्पण है, मान लीजिए ये, इसका एक सतह जो है चिकना सतह पूरा समतल होगा, यानी कहीं भी उसमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, पूरा प्लेन होगा, तो उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसे दर्पण जिसका चिकना सतह क्या हो, बिल्कुल समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का विशेषता के बारे में। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनमें क्या सब खासियत है, क्या सब विशेषता है उन प्रतिबिंब का, उनको हम समझते हैं। तो पहला हम विशेषता लिखाए हैं, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। इसी में हम अगर आगे हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अगर हम बताएंगे तो वहाँ हम दिखाएंगे कि आभासी क्यों बनता है, दर्पण के पीछे क्यों बनता है। यहाँ सिर्फ समझना है कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद सेकेंड हम समझेंगे, समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होगी ठीक उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु इस कलम के जैसे है तो प्रतिबिंब भी ठीक इस कलम के तरह बनता है, कलम के बराबर का बनेगा। यानी समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है ठीक उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रहता है ठीक उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं ठीक उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में जब वस्तु को हम 5 फीट की दूरी पर रख दें तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 फीट की दूरी पर पीछे जाके बनता है। यानी समतल दर्पण में मान लीजिए ये कोई दर्पण है और मेरे और यहाँ मेरा प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में, तो मेरे और दर्पण के जो बीच का दूरी होगा उतना ही दूरी दर्पण और मेरे प्रतिबिंब जो बनेगा उस दर्पण में वहाँ की दूरी होगा। तो यही लिखे हैं कि समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है।
उसके बाद है समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, उसमें समतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है, केवल समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये सभी समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं। यानी समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होता है ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लिखते हैं। अगर आप इनको लिख लिए तो ठीक, अगर नहीं लिख सके हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी और सारी विशेषताओं के समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसकी क्या सब विशेषता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आत्मा विशेषताएं को समझते हैं। प्रिय छात्र, तो देखेंगे आप समतल दर्पण में वस्तु को थीटा डिग्री से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है। जब समतल दर्पण में हम वस्तु को थीटा डिग्री से घुमा दिए दें तो प्रतिबिंब क्या होता है 2 थीटा से घूम जाता है, यानी दुगुना घूम जाता है। जब वस्तु को हम मान लीजिए 15 डिग्री घुमाएं तो प्रतिबिंब 30 डिग्री घूम जाएगा, यानी जब वस्तु को हम 30 डिग्री घुमाएं तो प्रतिबिंब 60 डिग्री घूम जाएगा। इसलिए क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु को जब थीटा डिग्री से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है। तो ये भी उसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण जो होता है उनमें क्या होती है, पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है। तो आओ हम समझते हैं कि ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो पार्श्व परिवर्तन अंग्रेजी होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो समतल दर्पण में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है एवं वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है। तो इसी परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। ये जो परिवर्तन होता है इन्हीं परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये घटना सिर्फ और सिर्फ समतल दर्पण में ही घटित होता है। तो समतल दर्पण का ये एक गुण हो गया कि समतल दर्पण में कौन सी घटना होती है, पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है, तो वो केवल और केवल समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है। तो आइए आगे हम समझते हैं। अगला जो है 7वां। आइए प्रिय छात्र, अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण में समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पुनः उसी तल में लौट जाती है। समतल दर्पण पर जब हम लंबवत प्रकाश की किरण भेजेंगे तो परावर्तन के बाद पुनः उसी तल में वो लौट जाती है, तल उसी पथ पर लौट जाती है। जिस पथ से भेजेंगे उसी पथ से रिटर्न आ जाती है जब हम समतल दर्पण में लंबवत कोई किरण भेजेंगे। तो जिस प्रकार आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ MM- एक समतल दर्पण है जहाँ ये हम एक प्रकाश की किरण भेजे हैं और ये लंबवत गया है। इस पर देखिए दोनों तरफ हम 90 डिग्री का कोण बना दिए, तो इससे स्पष्ट लग रहा है कि ये लंबवत पड़ा होगा ये किरण, और ये किरण जो लंबवत गया तो पुनः उसी तल में लौट गई। तो इसे ही हम कहते हैं, इससे ये गुण से निकल के आता है, इससे ये विशेषताएं प्राप्त होती है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये इसका 7वां विशेषताएं प्राप्त होती है कि लंबवत, जब हम किसी समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश की किरण भेजा जाए तो पुनः वह उसी तल में लौट जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण। 1 मिनट, इसका हम सबसे पहले समतल दर्पण में किस तरह प्रतिबिंब बनता है इनको पहले हम समझ लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हम लिखे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब, मान लीजिए MM- एक समतल दर्पण है।
समतल दर्पण की तरह हम बनाए भी हैं। इनका एक सतह क्या है, समतल है, इसलिए इसको समतल दर्पण हम कहेंगे। मान लीजिए समतल दर्पण में यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से दो किरण हम भेजे दर्पण पर, एक किरण हम यहाँ से भेजे वहाँ, जो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण ये हो गया, यानी ये इधर से आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हो गया, यानी ये इस पर गया और परावर्तित होकर पुनः उसी तल में लौट जाती है। तो ये दोनों को जब हम आगे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही नहीं, तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जब इसको हम बैक साइड बढ़ाते हैं, यानी पीछे की साइड बढ़ाते हैं सामने की तरफ, तब देखिए तो यहाँ जा कर के ये मिलता हुआ प्रतीत होता है कि लगता है जब ये आगे बढ़ेगा और ये भी और आगे जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है, यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए हम लिखाए थे जब प्रतिबिंब इस तरफ बनता तो उल्टा बनता, वास्तविक बनता। अब जब हम प्रतिबिंब दर्पण के उस तरफ बन रहा है तो इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो वहाँ हम बताए थे, जब उस टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ लिखाएंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्यों बनता है, तो क्योंकि इसमें दर्पण के जो है पीछे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे प्रतिबिंब नहीं बनता है। और क्या होता है कि इसमें जो है वस्तु के पीछे सामने सामने बनता है, सीधा बनता है, यानी कहने का मतलब, और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हम पीछे हम लिखा चुके हैं ये पॉइंट। तो यहाँ हम वस्तु को जब रखें तो इनको हम जब एक किरण यहाँ से इस पर भेजे तो परावर्तन के बाद ये किरण इधर से होकर के गुजर गई, लेकिन ये आगे अगर हम बढ़ाया जाए इस दोनों को तो ये दूरी जितना ही पीछे ले जाएंगे उतना बड़ा होते जाएगा, यानी इधर कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा इस तरफ। तो इसका प्रतिबिंब हम पीछे की तरफ हम देखते हैं तो मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसको कहेंगे यहाँ कौन सी प्रतिबिंब बनेगी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगी। यानी समतल दर्पण में जो होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनता है तो वो आज आप लोग समझ गए होंगे कि समतल दर्पण में जब वस्तु को सामने रख के किरण हम भेजते हैं तो वो परावर्तन के बाद पुनः उसी तल में लौट जाती है और वो दोनों आपस में कहीं मिलता नहीं है। तो ये दोनों को जब हम पीछे की साइड बढ़ाते हैं तो ये मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब जो है सामने बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। देखिए एक चीज देखिए, जितना दूरी पर वस्तु को रखे हैं, ये दर्पण है, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है ठीक उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। यानी दर्पण के जितने दूरी पर वस्तु रखी होती है तो वहाँ जो हम समतल दर्पण की विशेषता लिखाएं तो वहाँ हम आप लोगों को लिखाएं, ये सारी विशेषताएं वहाँ लिखाएं कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है ठीक उतनी दूरी पर क्या होती है, प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हम बताएं कि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होता है। उसके बाद हम बताएं कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। आप कभी देखते होंगे पार्श्व परिवर्तन का हम परिभाषा क्या लिखाए थे, जब यानी किसी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है एवं प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का, यानी वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होता है और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। इसी घटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी आप कभी ऐना के सामने घर में जो आप अपना चेहरा देखने के लिए ऐना इस्तेमाल करते हैं, कभी आप उस ऐना के पास यानी दर्पण के पास खड़े होकर के आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन होता है कि नहीं। जब आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे तो आपका दर्पण, अगर आप देखेंगे तो दर्पण का लेफ्ट हैंड ऊपर उठता है, यानी आपका राइट हैंड दर्पण का लेफ्ट हैंड ऊपर उठता है। जब आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हैं यानी बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो वस्तु का दायां हाथ ऊपर उठता है, यानी प्रतिबिंब का दायां भाग ऊपर उठता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्व परिवर्तन की घटना समतल दर्पण में होती है। तो आप एक और बताए थे कि जब वस्तु को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब जो है वो 2 थीटा से घूम जाता है, यानी दुगुना डिग्री से प्रतिबिंब घूम जाता है। जब वस्तु को हम थीटा डिग्री से यानी 10 डिग्री 20 डिग्री, थीटा का मान कुछ भी एंगल में हम ले सकते हैं, अगर उतना से हम घुमाते हैं तो प्रतिबिंब उसका दुगुना घूम जाता है। वस्तु को हम थोड़ा, जब ऐना के पास आप खड़ा होकर देखिएगा, आप थोड़ा घूमिएगा तो ऐना में बहुत ज़्यादा घुमा हुआ लगता है, क्योंकि उसमें जब वस्तु को आप थीटा से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होती है, 2 थीटा से घूम जाती है। तो ये सब था समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किस तरह से बनता है। अगर आप इसको नोट किए तो ठीक, अगर नहीं नोट किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। अब हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। इसका अंग्रेजी स्फेरिकल मिरर होता है, जो जिसे स्फेरिकल मिरर अंग्रेजी में कहा जाता है, और हिंदी होता है गोलीय दर्पण। तो अब हम समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी आप लोग खोखला गोला जानते होंगे, एक प्लास्टिक का बॉल आता है, देखे होंगे। प्लास्टिक के बॉल को जब आप फोड़िएगा तो अंदर कुछ भी नहीं रहता है, अंदर कुछ भी नहीं रहता, वैकेंट रहता है, यानी पूरा खाली का खाली रहता है। उस बल्ब को अगर हम थोड़ा सा भाग का अलग कर लिया जाए काट कर, तो इस तरह से दिखाई देगा, यानी छोटा सा। वो इसी तरह का ये दर्पण होता है, गोलीय दर्पण ठीक उसी तरह का होता है। वो भी किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है, अगर इसका कोई भाग हो जाएगा परावर्तक सतह तो यही कहलाएगा क्या, गोलीय दर्पण। इसका ये भी हो सकता है, कई सारे हम एक खोखले गोले से दर्पण निकाल सकते हैं। ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो बहुत सारे हम एगो गोलीय यानी स्फेरिकल मिरर यानी खोखले गोला से हम कई सारे गोलीय दर्पण बना सकते हैं। तो यही गोलीय दर्पण जो है, इसी को हम कहते हैं गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह हो जो है, जिस पर परावर्तित होकर प्रकाश लौटेगा, वो अगर किसी खोखले गोले का भाग होता है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आप लोग खोखला गोला भी समझ गए होंगे किसको कहते हैं। पूरा जिस तरह से गेंद होता है, और गेंद में अगर बीच में जो गेंद खाली रहता है वो समझिए खोखले गोले का उदाहरण है। उस खोखले गोले का जब कोई गोलीय यानी दर्पण कोई भाग होता है तो वैसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण हम तभी हम लिखे थे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो आइए हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण अंग्रेजी में इसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। साथ में हम पॉइंट का अंग्रेजी भी लिखते जाते हैं। ये अंग्रेजी इसलिए लिख रहे हैं कि आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसी का अगर कुछ दूसरा नाम अंग्रेजी में ही हिंदी से वर्ड में अंग्रेजी को लिख दिया जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप जानते हुए क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। इसलिए अंग्रेजी भी साथ में कम से कम टॉपिक का अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम अंग्रेजी भी साथ में लिखाते जाते हैं। यानी उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। मान लीजिए अभी हम एग्जाम्पल के लिए हम कह रहे हैं कि ये भी एक गोला की तरह हम बनाए हुए हैं। ये गोला है, इसको एक भाग हम हटा दिए तो ये अब देखें तो लग रहा है कि खोखले गोले का ये क्या है, भाग है। जिसका परावर्तक सतह ये उभरा हुआ वाला भाग रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। जिस तरह से हम कह सकते हैं, ये मान लीजिए कोई खोखले गोला है, इसका हम एक भाग ले लेते हैं तो ये कोई दर्पण, ये गोलीय दर्पण होगा। इसमें जब अगर हम इधर अंदर से हम पेंट कर दें और ऊपर जो उगा हुआ वाला भाग है, उभरा हुआ जो भाग है, वो अगर परावर्तक सतह हम छोड़ देते हैं तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसी में अगर हम इस तरह से अगर हमारे पास खोखला गोला है, उसके हम बाहरी वाले भाग यानी उभरा हुआ भाग को कलर कर देते हैं, उभरा हुआ भाग को कलर कर देते हैं, तब इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का परिभाषा ऐसे याद रखना है कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्त। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी ये वाला जो भाग होगा जिस दर्पण का, उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो आइए हम अगला समझते हैं, लिखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। अगर आप इसे नहीं लिखें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण यानी कनकैव मिरर क्या होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये भी गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, लेकिन इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं,
अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं अवतल दर्पण में ये दोनों भी गोलीय दर्पण का ही भाग है, इसी गोला का ही लग रहा है भाग है। और इसका जो है परावर्तक सतह जिधर से रिफ्लेक्ट करेगा, जिधर से हम नहीं रंगे हैं आप उनको देख सकते हैं, वो दोनों में धंसा हुआ वाला भाग ही है। जिसका धंसा हुआ रहता है भाग यानी परावर्तक सतह ये वाला हुआ, यानी लाइट जो है इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा, तो इसे ही हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इन सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम समझते हैं ध्रुव क्या होती है, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। ये मान लीजिए कोई गोला का गोलीय दर्पण का मतलब वो किसी खोखले गोले का भाग होगा, ये भी किसी खोखले गोले का भाग होगा, इस खोखले गोले का भाग है तो ये गोलीय दर्पण हुआ। इसमें से अब आपको बताना है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। इससे पहले जस्ट हम बताए हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये इस साइड वाला जो है इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और हम बताए हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ वाला भाग हो यानी धंसा हुआ हो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये वाला जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। तो अब आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फिगर देख के समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सा उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण। परिभाषा भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। हम बोले हैं पूरे गोलीय दर्पण कह दिए तो दोनों दर्पण का बात हो गया, उत्तल दर्पण का भी और अवतल दर्पण का भी। तो हम बोले कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं। तो ये कोई गोलीय दर्पण है, इसका बीच में जो सेंटर वाला पॉइंट होगा इसे ही हम ध्रुव कहते हैं, यानी मध्य बिंदु के यानी बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ये मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है तो इसके मध्य बिंदु यहाँ है तो इसे हम ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अगर नहीं लिखे हैं तो इसे आप लिख दें एक लाइन, इसे P से सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त आगे हम समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होती है। तो अंग्रेजी में इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, यही कोई गोलीय दर्पण है, ये किसी न किसी ये गोला होगा पहले, उसका ये भाग होगा। तो ये गोला बनाने के लिए गोला के मिडिल में यानी बीच में एक कोई केंद्र होगा। यही केंद्र जो है इस गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र बन गया। इसमें मान लीजिए हम ये कौन सा दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो गया। इसमें हम दर्पण बना लेते हैं तो इसको परावर्तक सतह हम इधर से कर देते हैं मान लीजिए। तो इसका जो है परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये मान लीजिए इस बिंदु से इसको खींचा गया यानी इसका सेंटर जो है ये खोखले गोले का जो सेंटर है केंद्र है वो यहाँ है। तो ये बिंदु जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये जो है इसके लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा। यहाँ भी लिख लीजिएगा, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है यानी ये C द्वारा इसे हम डिनोट करते हैं, इसको हम C लिखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए होंगे किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र पहले समझे यानी खोखला गोला जिस
यानी खोखले गोले जो है जिस गोलीय दर्पण का भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे ये कोई गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र ये है, तो ये केंद्र जो है इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। कोई दिक्कत? अगर आप यहाँ तक लिख लिए हैं तो ठीक, नहीं लिखे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो इससे पहले वक्रता केंद्र पढ़े, वक्रता केंद्र का परिभाषा पढ़े क्या कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप गोलीय दर्पण देखेंगे, ये कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए इस दर्पण का नामकरण हम कर देते हैं mm डैश कोई गोलीय दर्पण है, इसमें यहाँ ध्रुव है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप दोनों के बारे में, ध्रुव के बारे में भी पढ़ लिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r द्वारा डिनोट किया जाता है। इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं प्रधान अक्ष क्या होता है, यानी उसी का दूसरा नाम है मुख्य अक्ष क्या होता है, अंग्रेजी में उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण में समझ गए ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है। जो ऐसी रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों से होकर गुजरता है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण का उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, ये आप बता सकते हैं उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। अभी हम पीछे ही हम पढ़ाए हैं कि ये जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक सतह इधर से है तो ये अवतल दर्पण हुआ। यानी परावर्तक सतह कहने का मतलब क्या, जिधर से कलर नहीं किया हुआ है, जिधर से कलर किया हुआ है उधर से तो प्रकाश रिफ्लेक्स करेगा नहीं। आप आईना को उल्टा के देखिएगा तो आपका फिगर बनेगा? नहीं बनेगा। तो परावर्तक सतह कहने का मतलब जिधर से आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी जिधर से कलर नहीं किया हुआ है। तो ये परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है, इसमें भी धंसा हुआ है, तो दोनों यहाँ अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण में क्या कहते हैं, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के से होकर गुजरने वाली जो रेखा होता है, यानी गोलीय दर्पण में ये ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो गुजरने वाली रेखा होता है इसी को हम कहते हैं प्रधान अक्ष। तो आइए हम आगे समझते हैं फोकस किसे कहते हैं, जिसको हिंदी में नाभि कहा जाता है। ये छात्रों अब हम समझते हैं कि नाभि यानी फोकस किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा लिखे हैं, किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को नाभि या फोकस कहते हैं। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं ये एक अवतल दर्पण है। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो प्रधान अक्ष कहते हैं, यानी ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये वाली जो रेखा है ये आपको प्रधान अक्ष हो गया। उसके बाद हम बोले कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, गोलीय दर्पण होना चाहिए तो गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ से दोनों किरण आया, यहाँ परावर्तित होकर ये इधर से लौट गया और ये किरण जो है ये इधर से गया और परावर्तित होकर इधर से लौट गया। तो ये दोनों जो परावर्तन के बाद यहाँ मिलता है इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं। इसे जो है हम एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम कहते हैं फोकस। उसे क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। तो आप फोकस समझ लिए। फोकस क्या होता है? मान लीजिए ये MM' एक गोलीय दर्पण है, उसमें भी अवतल दर्पण है। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर दो किरण गुजारे, दोनों परावर्तन के बाद यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो आप फोकस भली बात ही समझ गए होंगे। परिभाषा भी इसी फिगर से भी याद रख सकते हैं। फिगर आपको याद रख गया तो परिभाषा कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो ठीक है, इसे हम किस चीज से सूचित करते हैं? एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एफ के द्वारा। ये मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम समझते हैं कि नाभ्यंतर क्या होता है, फोकसांतर क्या होता है। इसे भी हम फोकस दूरी भी कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी होता है फोकल लेंथ। अब समझेंगे किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या नाभ्यंतर कहते हैं। आप किसी भी गोलीय दर्पण को देख सकते हैं। ये गोलीय दर्पण है, ये इसका ध्रुव हुआ। ध्रुव का भी परिभाषा हम पीछे बताएं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और फोकस का परिभाषा अभी तुरंत बताएं कि किसी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम फोकस कहते हैं। तो हम इसमें लिखाएं किसी गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं फोकस के जो बीच का ये दूरी है इसे ही हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम एफ द्वारा इसे भी सूचित करते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे अगले क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिसमें हम बताएंगे कि एफ जो है फोकस दूरी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधी होती है। आर का क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या इसको हम कह सकते हैं आर जो है वो फोकस की दुगुनी होती है, यानी फोकस की दुगुनी। यही हम सिद्ध करने बताएंगे कि ये क्या होती है? इसकी दुगुनी होती है। इसको हम साबित करेंगे, ये व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अगला क्लास इससे बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इनसे बराबर आपको ये पूछा जाएगा कि फोकस किसी गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें। ये कह सकता है आपको। इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जाता है। या तो कह देगा साबित करें कि एफ बराबर R/2 होता है, या कह देगा साबित करें कि R बराबर 2F होता है, या आपको ये सब पूछ दिया जाएगा कि फोकस गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो इनमें से कोई भी रहेगा तो बस एक ही वही चीज है, सबको अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। तो वो हम अगले क्लास के यानी तीसरे पार्ट में हम चर्चा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें।